मेरी दोस्त हिमांशी खास तौर पर मुझे यह सुनाने आई थी। आते ही कहने लगी, क्या तुम्हें पता है गांव का मुखिया फिर से शादी कर रहा है। मैं यह सुनकर हैरान रह गई। अभी 6 महीने पहले तो उसने शादी की थी और अपनी बीवी को तलाक दे दिया था। मैंने हैरानी से कहा, क्या वह लड़की गांव के मुखिया से दूसरी शादी के लिए मान गई। मेरी दोस्त हिमांशी पागलों की तरह हंसने लगी और बोली, पागल लड़की, लगता है तुझे अभी तक कुछ नहीं पता। गाँव का मुखिया हर साल एक खास महीने में एक लड़की से शादी करता है और अगले ही दिन उस लड़की को तलाक देता है। और सुना है वह लड़की को बहुत कुछ देकर उस घर से भेजता है, सोना चांदी और बहुत सी दौलत। ऐसे में कोई भी लड़की बेवकूफ़ी होगी जो गांव के मुखिया से शादी करने से इनकार कर देगी। फिर वो चौंक कर कहने लगी, तो कोशिश करना कि गांव के मुखिया की नज़र तुझ पर ना पड़े, वरना हो सकता है कि अगली बीवी तू बन जाए, क्योंकि सुना है वह हसीन लड़कियों पर ही आशिक हो जाता है। मैं उसकी यह बात सुनकर बहुत डर गई और मैंने कहा कि मैं तो पहले ही घर से बाहर बहुत कम निकलती हूँ, अब तो बिल्कुल भी नहीं निकलूंगी। मैं असल में यहाँ की रहने वाली नहीं थी और अपने माता पिता के साथ 6 महीने पहले इस गांव में आई थी, इसलिए इस गांव के रस्मों और रिवाजों और गांव के मुखिया के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैंने बस उसकी पिछली शादी होते हुए देखी थी, इसलिए हिमांशी से यह सब सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि गाँव का मुखिया कैसा जालिम इंसान जो पहली रात के बाद बेचारी लड़कियों को तलाक दे देता है। हिमांशी शाम को आई और मुझसे कहने लगी कि चल गांव के मुखिया की शादी देखने चलते हैं, पूरा गांव आया हुआ है। मैं अपनी माँ से इजाज़त लेकर उसके साथ गांव के मुखिया की शादी देखने चली गई, लेकिन उसके किस्से सुनने के बाद मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने अपना मुँह को दुपट्टे से अच्छी तरह ढक लिया था। मैंने अपनी माँ से इजाज़त ली और उसके साथ निकल पड़ी। माँ को भी शायद गांव के मुखिया के बारे में ठीक से कुछ पता नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। जब हम शादी में पहुँच गए, मैं धूमधाम देखकर दंग रह गई। हिमांशी कहने लगी, तुम देखना, कल सुबह यह लड़की भी बहुत से माल के साथ तलाक लेकर इस हवेली से निकल जाएगी। मैंने अफसोस से कहा, यह तो बेचारी लड़कियों पर बड़ा जुल्म करता है। तो हिमांशी ने बताया कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है, लड़कियां अपनी मर्जी से खुशी से शादी करती हैं और तलाक ले लेती हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। मैं बड़ी हैरान थी कि मुखिया ऐसा क्यों करता है, उसके साथ ऐसा क्या मसला था कि शादियों पर शादियां करता है और फिर तलाक भी फ़ौरन दे देता है। शादी से वापस आकर मैं पूरी रात यह सोचती रही, भगवान की भी अलग ही लीला है। एक तरफ वह मुखिया जो एक रात की शादी के लिए लाखों रुपये खर्च करता है और दूसरी तरफ हम जैसे गरीब लोग जो कर्ज की बोझ तले ऐसे दबे हुए हैं कि सांस लेना भी दुश्वार है। मेरा नाम शालिनी है और हम 3 बहनें हैं। हमारा कोई भाई नहीं था। मुझे बचपन से ही काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। मेरे पिताजी शहर में नौकरी करते थे और कभी कभी मेले में छोटी सी दुकान भी लगा लिया करते थे, जिससे हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता था। फिर पिताजी बीमार पड़ गए तो कई जगह से कर्ज लेकर उनका इलाज करवाना पड़ा। घर तक बिक गया और पिताजी हमें अपने पुराने वाले घर में ले आए, जहाँ वह अपने भाइयों के साथ बचपन में रहते थे। हमारे घर में गरीबी इस कदर छाई हुई थी कि हमें दाने दाने के लिए मुँह देखना पड़ता था। मैं तो अपने आप को संभाल लेती थी, पर मेरी 2 छोटी बहनें छुप छुप कर रोया करती थी। एक दिन मैंने अपनी बहनों को रोते हुए देख लिया। वह रोते हुए एक दूसरे से कह रही थी, काश हम पैदा ही ना हुए होते तो, या फिर पैदा होते ही मर गए होते तो आज यूँ भूखा न रहना पड़ता। मैंने जो उनकी यह बात सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरा तो चलो जैसे तैसे बचपन गुजर गया, पर मेरी बहनें भी ऐसी ज़िंदगी गुजार रही है। क्योंकि मैं सबसे बड़ी बहन थी तो किसी के सामने दिल का बोझ हल्का नहीं कर सकती थी। उस दिन अपनी बहनों को रोता देखकर मेरा दिल बहुत तड़प उठा। मैंने माँ से कहा, मैं ज़रा बाहर जाकर आती हूँ, थोड़ा टहल कर आती हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगी। माँ ने मुझे बाहर जाने की इजाज़त दे दी, जैसे वह इस बात से वाकिफ़ थी कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं घर के बाहर निकल गई, खेतों की तरफ चली आई, क्योंकि वह जगह बहुत सुकून और साफ़ सुथरी थी। खेतों के पास टहल रही थी कि तभी हमारे गाँव का मुखिया आ गया। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मेरे तो डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे हिमांशी की बात याद आई तो मैं उसको देखकर जल्दी से घर भाग गई। घर आकर भी मेरा दिल डर की वजह से धक धक कर रहा था। मैं परेशान हो गई, कहीं कोई इल्ज़ाम न लगा दे मुझ पर। थोड़ी ही देर में हिमांशी चली आई और कहने लगी, तुझे गांव के मुखिया ने देख लिया है और अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत डर गई और इसी खौफ का असर था कि मुझे बहुत तेज़ बुखार आ गया। मैं शाम तक बुखार में तपने लगी। मेरी माँ मुझे खाना बनाने के लिए कह रही थी, मगर मेरे जिस्म में जैसे जान ही नहीं थी। तंग आकर माँ मेरे कमरे में आई और मुझे हाथ लगाकर चेक करने लगी और फ़ौरन ही गांव के डॉक्टर को बुला लिया गया, जो सबका इलाज करता था। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और माँ से कहते हुए बाहर निकल गया, बच्ची को फिक्र और परेशानी से दूर रखें। ज़्यादा डर खौफ की वजह से दिमाग की नस फटने का भी खतरा होता है। डॉक्टर के जाने के बाद माँ मुझे घूरते हुए कहने लगी, किस बात की टेंशन है तुझे, क्यों मरने वाली हालत बना रखी है।
तब मैंने हिम्मत करते हुए माँ को बता दिया कि गांव की मुखिया की नज़र मुझ पर पड़ गई है, जो हर साल एक नई लड़की से शादी करने के बाद अगले ही दिन उसे तलाक दे देता है। माँ मेरी बात ना समझी और बोली, तू इतना फिक्र क्यों कर रही है? तूने कौन सी चोरी की है जो तुझे इतना डर लग रहा है? माँ की बात पर मेरा दिल किया कि मैं अपना सर पीट लूँ। इससे पहले कि मैं माँ को कुछ समझा पाती, दरवाजे को किसी ने ज़ोर ज़ोर से खटखटाना शुरू कर दिया और आवाज़ सुनने में अपनी सांस रोक ली। दरवाज़ा खोला गया तो बाहर गाँव का मुखिया अपने लोगों के साथ खड़ा था और उनके ही साथ मेरे पिताजी भी थे। उन्हें शायद वह अपने साथ लेकर आए थे। पिताजी ने उनको बैठक में बिठाया और माँ से चाय बनाने को कहा, पर गांव के मुखिया ने चाय बनाने से मना कर दिया और आखिरकार वह अमीर इंसान था, गरीबों का घर चाय पानी कैसे पीता। उसने मेरी माँ को भी बैठक में बुला लिया और मेरा हाथ मांग लिया। जब उसने यह बात की मैं तो हक्का बक्का रह गई और माँ उठकर उससे बोली, मुखिया जी हम गरीब जरूर हैं लेकिन बगैरत नहीं जो रुपये पैसे के चक्कर में हम अपनी बेटी का सौदा कर दें। हम अपने कर्ज खुद उतार लेंगे पर अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। मुखिया बात करके चला गया। अब माँ और पिताजी को फैसला करना था कि बेटी की इज्जत या पैसा। जब यह बात अपनी बहन की जुबानी सुनी तो आसमान जैसे मेरे सर के ऊपर गिर पड़ा। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। माँ ने तो साफ साफ मुखिया को जवाब दे दिया था, क्योंकि माँ ने अपनी बहन को जुबान दे रखी थी और इसी साल आखिरी में मेरी शादी होनी तय हो गई थी। मगर पिताजी कह रहे थे कि एक बार मुझसे बात कर ली जाए, फिर जैसा मैं कहूँ वैसा कर लेंगे। मुझे पिताजी की बात पर गुस्सा तो बहुत आया कि क्या पिताजी को पता नहीं कि मेरी मंगनी हो चुकी है, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं जो मैं मरकर भी पूरा नहीं कर सकती थी। पिताजी की राय पर माँ ने भी हामी भर ली और पिताजी मुझसे बात करने की इजाज़त दे दी। पिताजी मेरे पास आए और कहना शुरू किया, देखो बेटा, हमारा कोई बेटा नहीं है जो हमारा सहारा बने, जो अपनी बहनों के ख्वाब पूरा करने में मेरी मदद करें। हमारे घर के हालात तुम्हारे सामने हैं। पिछले 10 साल से हमारे ऊपर जो कर्ज है वही उतरने का नाम नहीं ले रहा है और फिर तुम्हारी छोटी बहनें भी अपनी बहुत सी ख्वाहिशों को अपने दिल में दबा लेती हैं। अगर तुम मुखिया जी से शादी के लिए हाँ कर दो और अगले ही दिन तलाक लेकर, तो हमारे घर का सारा मसला हल हो जाएगा। और रही बात तुम्हारे मंगेतर की, तो वह कोई डॉक्टर और इंजीनियर तो नहीं है जिससे तुम शादी करके एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारोगी। अगर वह तुमसे सच्चा प्यार करता है तो तुम्हारी मजबूरी और परेशानी को समझेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। पिताजी मुझसे बात करके चले गए और मुझे कसम डालकर मैंने सारी बातों को सोचा और फिर एक फ़ैसला किया। मैं पिताजी से कहकर अपने मंगेतर पीयूष को घर बुलाया ताकि उसे बातचीत करके फैसला ले सकूं। उसे अगले दिन पीयूष हमारे घर आ गया। मैं उसे लेकर छत पर आ गई ताकि मैं आराम से और सुकून से उससे बात कर सकूं। मैं पीयूष को पिताजी और गांव के मुखिया की कई बातें बताई तो उसके चेहरे का रंग गुस्से से लाल हो गया। उसके दिल का हाल मैं समझ रही थी, मगर मुझे एक चीज़ को समझाना था। शादी के बाद मेरा और पीयूष का फ्यूचर, या फिर मुझे मेरी बहनों और मेरे माता पिता का सहारा बनना था। उसने मेरी बात सुनकर इनकार कर दिया और उठकर जाने लगा। तो मैंने कहा, मैं पिताजी के फैसले पर राजी हूँ। पीयूष गुस्से से मेरी तरफ पलटा और घूरती नज़रों से मुझे देखकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उसको सदमा लगा था। उसके सदमे की वजह से उसकी आवाज़ ठीक से निकल भी नहीं पा रही थी। मैं सब कुछ जानबूझकर भी उससे नज़रें चुराने में मजबूर थी। मैंने उससे कहा, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है मेरा, क्योंकि मेरे माँ बाप का कोई बेटा नहीं है, उनको कर्ज में डूबा हुआ नहीं देख सकती। और फिर एक ही दिन की तो बात है, हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे और बगैर किसी फिक्र के हम दोनों एक हो जाएंगे। क्या तुम नहीं चाहते कि हमारी परेशानी ख़त्म हो जाए? इतना ही प्यार था मुझसे जो मुझे समझ नहीं पा रहे हो? कि मेरी इमोशनल बातें सुनकर पीयूष का दिल नरम पड़ गया और वह शादी के लिए मान गया। पीयूष के जाने के बाद मैंने माँ से कहा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह मैंने किस तरह दिल पे पत्थर रखकर कहा था कि मैं ही जानती हूँ, पर मुझे इस जगह पर कमज़ोर नहीं पड़ना था, तो मैं नहीं पड़ी और पिताजी ने मुखिया जी को जवाब भिजवा दिया। माँ ने जब यह बात सुनी तो माँ मुझे समझाने लगी, पर मैं फैसला कर चुकी थी, मुझे पीछे नहीं हटना था। माँ की तकलीफ का भी मुझे अंदाज़ा था, पर पिताजी का भी कोई कसर नहीं था कि वह इस उम्र में भी कर्ज की टेंशन लेते हैं। वह वक्त से पहले बूढ़े होते जा रहे थे। जब मैं अपने फैसले पर पक्का रही, माँ ने भी चुप्पी साध ली और यूं ही एक हफ्ते के अंदर मेरी शादी की तैयारी हो गई और मैं लाल जोड़े में विदा होकर मुखिया के बंगले में आ गई। सारे दिन की थकी हारी मैं जब मुलायम गद्दों पर बैठी तो बैठने के ही साथ मुझे नींद की देवी ने अपने आगोश में भर लिया और मैं बैठे बैठे कब सो गई पता ही नहीं चला। मेरी आँख तब खुली जब मैं अपनी कलाई पर कुछ महसूस किया। मैंने बहुत हिम्मत इकट्ठा करके उसको अपने ऊपर से हटाने के लिए आँख खोली तो देखा मेरा पति मेरी कलाई के ऊपर उंगली फेर रहा था। फिर अचानक पता नहीं मेरे पति को क्या हुआ, उसने मेरी कलाई छोड़ी और दूर जाकर खड़ा हो गया और फिर बोला, हमें अभी हॉस्पिटल चलना है, जल्दी उठो और अपने कपड़े बदल लो। मुझे उसकी बातें सुनकर उसकी दिमागी हालत पर शक हुआ। मैं जाने से मना करना चाहती थी, पर पहली ही रात कुछ ऐसा नहीं करना चाहती थी कि वह मुझे तलाक ना दे। मैं कपड़े बदलकर उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। फिर हम अस्पताल पहुंचे तो वहां जाकर जो मैंने देखा उसे देखकर मैं अपने
होशो हवास खो बैठी। मेरा पति डॉक्टर से बात करने के बाद कहने लगा, वह लड़की तुम ही थी जिसकी तलाश में मैंने आज तक इतनी शादियाँ की है। बस तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, आज से तुम ही मेरी पत्नी बनकर रहोगी। मैं उसकी बात सुनकर बेहोश हो गई। वह मुझे गाड़ी में डालकर घर लाया और जब मुझे होश आया तो मैं उसकी बातें याद करके मेरी रूह कांप गई। मैं इधर उधर देखा मगर वह कहीं भी नहीं था। मेरा पति जो पता नहीं कहाँ चला गया था, मगर नौकरानियाँ मेरे आसपास ही थी। उन्होंने बताया कि आपके घर वाले आए थे, मगर मालिक ने उनको यह कहकर वापस भेज दिया कि उनकी बेटी से मिलने आप लोग जब मर्जी हो तब आओ। मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर उसे तलाक नहीं दे रहा हूँ और मालिक ने आपके घर वालों को पैसों से भरा बैग और रहने के लिए घर भी दे दिया है। और नौकरानी की बात सुनकर मेरा दिल किया कि मैं चीख चीख कर रोऊं। मेरे घर वालों ने मेरे साथ किया मैं अपने ही नज़रों में गिर गई थी। अब मैं उस मुखिया से किस मुँह से बहस करती जब मेरे ही घर वाले मुझे छोड़कर जा चुके थे। मुझे सबसे ज़्यादा दुख पीयूष के बारे में सोच कर हो रहा था कि जब उसे पता चलेगा मेरा तलाक नहीं हुआ तो वह मुझसे बेवफा समझेगा और सोचेगा मैंने पैसों की चमक धमक देकर तलाक देने से इनकार कर दिया है। सारी बातें सोच कर मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मैं अपने गले में फंसी हुई फांस को कैसे निकालूं। इससे पहले मैं रोना शुरू कर देती। मेरा पति कमरे में आया और मुझे मेरा हालचाल पूछने लगा। मैंने उस झूठे इंसान को देखा तो मेरा खून खौल गया, जिसे एक रात की बात करके शादी की थी और अब अपनी बात से मुकर रहा है। मैं बोली, मैं तब तक तुम्हें अपने पास नहीं आने दूंगी जब तक तुम मुझे इस एक रात की हकीकत नहीं बता दोगे। तुम क्यों हर साल एक नई लड़की से शादी करके उसे तलाक दे देते हो? मुझे तलाक क्यों नहीं दे रहे हो? मेरे पति ने मेरी बात सुनी और कहने लगा, मैंने शादी की है तुमसे, तुम मेरी पत्नी हो, मेरा तुम पर पूरा हक बनता है, तो छूने के लिए मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। मगर मैं अब सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहता हूँ, तो आज नहीं तो कल तुम्हें इस सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया, मगर मैं अपने गुस्से को पी गई और बोली मुझे सच बताओ तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, वरना मैं अपनी जान ले लूँगी। यह बात सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने जल्दी से अपने गुस्से को काबू में कर लिया और कहने लगा, राज तो मैं तुम्हें बता दूंगा, मगर याद रखना मुझसे अगर तुमने बेवफाई की या अपनी जान लेने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पूरे ख़ानदान को नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में बंद कर लिया हो। मैं यह बात तो भूल ही गई थी कि मैंने अपने घर वालों के खातिर उससे शादी की है और किसी आम इंसान से नहीं, बल्कि गांव के मुखिया से, जबकि उसके लिए कोई कानून या पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती। मेरा दिल किया कि मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगूं, मगर मैं उसके सामने खुद को कमज़ोर साबित नहीं करना चाहती थी। मुझे बस चुप रहकर उसकी जासूसी करनी थी ताकि उसे रंगे हाथ पकड़ सकूं। मुझे चुप देखकर मेरे पति ने भी दोबारा मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं की और उसकी बात सुनकर उसकी यही बात मुझे परेशान कर रही थी कि कोई इंसान किसी को धोखा देकर इतना संतुष्ट कैसे रह सकता है। शादी को एक हफ्ता गुजर गया और इस एक हफ्ते में मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह वह मुझे तलाक दे दे, मगर मुझे कामयाबी हासिल नहीं हुई। आखिर उसे मेरी तलाश थी, क्योंकि मैं तो उसे जानती ही नहीं थी। मेरे मुश्किल का हल यही निकला कि मैं उसके ऊपर नज़र रखूं। मेरा पति जब किसी से फ़ोन पर बात करने लगता तो मैं उठकर कमरे से बाहर चली जाती। उसकी यह हरकत मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं थी। उसे तो जैसे मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। उसे पूछने पर भी वह मुझे सच नहीं बताता, तो बेहतर यही था कि मैं उसकी किसी तरह बातें सुनूं। और ऐसे ही करते हुए 15 दिन गुजर गए। कोई भी सुराग मेरे हाथ ना लगा। अब तो मुझे लगने लगा था जैसे मैं कभी भी हकीकत नहीं जान पाऊंगी, पर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। मैं दिल ही दिल में प्रार्थना करती थी कि किसी तरह मुझे इसका राज पता चल जाए ताकि मैं मुखिया को गलत साबित करके अपनी जान छुड़वा सकूं। आखिरकार वह दिन भी आ गया। एक दिन रात के 12 बज रहे थे। मेरे पति के फ़ोन पर किसी की कॉल आई। पहले तो वह उठाकर कमरे से बाहर जाने लगा, फिर मुझे सोता हुआ देखकर वहीं पर बैठकर बातें करने लगा। दूसरी तरफ से न जाने कोई क्या कह रहा था, पर अपने पति की बातें सुनकर कुछ खास ही मेरे पल्ले पड़ रहा था। और उस वक्त मेरी नींद उड़ गई जब मेरे पति ने कहा कि यार किसी भी तरह इस बला से मेरा पीछा छुड़ाओ, वरना काम तमाम कर दो। इसके रोज़ रोज़ के बकवास से मैं तंग आ गया हूँ। मैं जब इतना सुनी तो मेरा दिमाग तेज़ी से काम करने लगा। मैं जान चुकी थी कि यह कोई लड़की का मामला है। अब तो मामला और भी संगीन हो चुका था। उसकी बातें सुनकर मैंने इरादा कर लिया कि किसी भी तरह मुझे इस बेचारी लड़की को इसके चंगुल से आज़ाद करवाना ही होगा, वरना यह जालिम इंसान उसकी जान ले लेगा। अगले ही दिन जब मेरा पति घर से बाहर निकला तो मैं भी उसके पीछे पीछे घर से बाहर निकल गई। बाहर के नौकर नौकरानियों को मैंने पहले ही अपने साथ कर लिया था। अब मैं बेफिक्र होकर मैं सब काम कर सकती थी। उसका पीछा करने के लिए मुझे मेरे दिल ने मना भी किया। मैं दिल को मजबूत करने लगी और अपने इरादे से नहीं हटी और उसको एक घर में जाता हुआ देखकर मैं वहीं से वापस लौट आई। अब मेरे दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। मैं अपने ख्यालों में बैठी हुई थी। मेरा पति घर आया, फिर
किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। मैं उठकर सुनने गई तो वह किसी से कह रहा था, कल फिर उसी जगह आना, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं दिल ही दिल में खुश होने लगी थी। चलो इस आँख मिचौली के खेल से जान छूटने वाली है कि उससे पहले ही मेरा पति मुझे देखता। मैं जल्दी से कमरे में आ गई। मुझे बहुत बेसब्री से कल का दिन का इंतज़ार था। मैं मन ही मन में खुश हो रही थी कि आने वाला कल मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देगा। कल का दिन आया तो अपने पति के जाने के बाद मैं उसके पीछे पीछे घर से निकल गई। आज मेरा पति रास्ते में कुछ लोगों से भी मिला था। टेंशन होने लगी कि कहीं उन लोगों में से तो कोई ना हो जिसकी वजह से मुझे आज़ादी मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पति को शक हो गया है कि मैं उनका पीछा कर रही हूँ। अभी वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है ताकि मैं समझ ना सकूं और मैं तंग आकर अपनी हरकत छोड़ दूं। अपनी इस सोच पर मैं खुद को यह सोचकर समझाया कि अगर वह जान लेता तो मुझे घर से बाहर निकलने से मना करता। फिर मैंने सोचा कि किसी से डरने या किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। जब मेरा पति फिर से उस घर में चला गया और जाकर एक कमरे में बैठ गया, उस कमरे के साथ ही एक कमरा और था। मैं जल्दी से उस कमरे में घुस गई और कमरे की खिड़की से दूसरे कमरे में देखने लगी। तब वही लोग आए और मेरा मंगेतर पीयूष भी था। इन सबको वहाँ देखकर मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ और मैं डरते डरते चोरी चुपके वहाँ से निकल कर घर आ गई। जितना इस मसले को आसान समझ रही थी, यह उतना ही मुश्किल था और यह दिन पे दिन उलझता ही जा रहा था। मैं परेशान बैठी थी कि मेरा पति घर आया और मुझे उदास देकर बोला कि आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, इसलिए नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाना। तुम्हें लेकर कहीं बाहर जाना है और आज तुम्हारे सभी सवालों के जवाब वहीं पे दे दूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया और मैं जल्दी से नहाने चली गई ताकि उसके आने से पहले मैं तैयार हो सकूँ। नहा धोकर मैं अच्छे से तैयार हो चुकी थी और घर के ग्राउंड में उसका इंतज़ार करते हुए टहल रही थी। तभी मुझे गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। मेरा पति आ चुका था और मेरे बारे में पूछकर मुझे पुकारता हुआ ग्राउंड की तरफ ही आ रहा था। उसने मुझे चलने के लिए कहा और मैं चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। मेरा खामोश होना मेरा पति भी नोट कर रहा था। उसने भी कोई बात नहीं की और गाड़ी स्टार्ट कर दी। हमारी गाड़ी गांव की ऊंची नीची छोटी गलियों में चलती जा रही थी और मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचती हुई उदास हो रही थी। गांव में खेत तैयार होकर हरे हो गए थे। वाइट फूल देखकर मेरी आंखों में आंसू बहने लग गए। वह जगह भी जहाँ खेल कूद कर मैं बड़ी हुई थी, तभी वह खेत मेरी नज़रों के सामने से गुजरा तो जैसे किसी ने मेरी आंखों में मिर्ची भर दी थी। मुझे उस खेत से नफरत सी महसूस हुई। यह वही जगह थी जहाँ मेरे पति की नज़र मुझ पर पड़ी थी। काश मैं उस दिन घर से बाहर निकली ही नहीं होती। अब वह काश वापस नहीं लौट सकता था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब सफ़र ख़त्म हुआ और कब अपनी मंजिल पर पहुँच गई। मुझे होश तब आया जब गाड़ी रुकी और मेरे पति गाड़ी से बाहर निकलकर मेरी साइड वाला दरवाज़ा खोले खड़े थे। उनको अपनी तरफ देखा तो मैं गाड़ी से नीचे उतर आई और हम दोनों एक दरबार की तरफ जाने लगे। दरबार की बाईं साइड पर कच्चे मगर साफ सुथरे घर में मुझे लिए मेरा पति दाखिल हुआ और एक कमरे में जाकर बैठ गया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वहाँ पर एक बाबा जी आए और बोले, हाँ भाई, तुम्हारी तलाश ख़त्म हुई कि नहीं? तो इस पर मेरा पति कहने लगा, हो गई बाबा जी, अब यह मेरी पत्नी है। इन दोनों की बात सुनकर मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि यह दोनों किस तरह की बातें कर रहे थे। बाबा जी के बैठने के बाद मेरा पति बोला, बाबा जी, मैं आपके इजाज़त लेने आया हूँ ताकि मैं अपनी पत्नी को सच बता सकूँ और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं शुरू करूँ? बाबा जी ने कहा, इजाज़त है, जाओ और अपनी ज़िंदगी जियो। उनकी यह घुमाने वाली बातें सुनकर मेरे माथे पर सिलवटें पड़ने लगी। यह सब मुझे झूठ लग रहा था। फिर मेरा पति उठकर खड़ा हुआ और हम वहाँ से इजाज़त लेकर वापस अपने घर आए। मेरे पति ने सारे नौकरों को छुट्टी दी और सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद करने लगा। उसे ऐसा करता देख मैं डर गई। डरने की वजह से मेरा रंग पीला पड़ गया था, जिसे देखकर मेरा पति बोला, डरो नहीं, यह बस एहसास था ताकि कोई इस राज को जान ना सके। उसकी बातें सुनकर मेरी सांस में सांस आई। फिर मेरा पति मुझे लेकर बेड पर बैठा और बोला कि आज से 10 साल पहले की बात है। मैं जब 20 साल का था, हम खानदानी रईस थे, मगर हमारे किसी रिश्तेदार ने हम पर ऐसा खतरनाक जादू किया कि हमारी दौलत भी ख़त्म होने लगी, सेहत भी ख़त्म हो गई। एक दिन मैं शिकार खेलने गया हुआ था कि मुझे कोई शिकार न मिला और मैं गुस्से से मेरे निशाने ख़राब लगने लगे। मैं अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी था कि मुझे आसपास का कुछ पता ही नहीं था। फिर यह बाबा जी कोई जड़ी बूटी लेने जंगल में आए हुए थे। मुझे ऐसा करते देखकर मेरे पास आ गए और बोले, तुम पर जादू है और इतना ख़तरनाक है कि जिस लड़की से भी शादी करोगे वह तुम्हारे जिस्म की ताकत ख़त्म कर देगी और तुम्हारी दौलत सारी बर्बाद हो जाएगी। मगर एक तरीका है जिससे यह जादू ख़त्म हो जाएगा। अगर तुम उसको एक दफ़ा देख के बगैर अपनी शादी का हक लिए बिना ही उसे तलाक दो, मगर एक बात का ख्याल रखना कि वह लड़की ज़रूरतमंद हो। मैंने कहा, मैं बहुत परेशान हूँ और कहा, ऐसे तो मैं कभी असली वाली शादी कर ही नहीं सकूँगा। पर बाबा जी जा चुके थे। फिर जब मैं पहली शादी की तो देखभाल करके ज़रूरतमंद लड़की देखी तो अपनी पत्नी बना लिया, मगर उसको बिना छुए दौलत देकर उससे तलाक ले दिया। इससे मेरी
मेरी दौलत में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई, जादू का जोर भी बहुत कम हो गया। फिर इसी तरह दूसरी शादी की तो मैं इलेक्शन जीत गया, फिर तीसरी, फिर इसी तरह करके मैं 12 शादियाँ की और धीरे धीरे मुझ पर किया हुआ जादू ख़त्म हो गया। फिर मैंने सोचा अगर ऐसे ही शादी करके मैं तलाक देता रहूँगा तो मैं अपना वारिस कैसे बनाऊँगा और इतनी जायदाद किसके लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। फिर मैं उसी जगह पर गया और उन बाबा जी को तलाश करना चाहा, वो वहाँ पर नहीं मिले। मैं शादी करके और तलाक देकर तंग आ चुका था। अब मैं भी सुकून की ज़िंदगी चाहता था। मैं डर डर के बाबा जी को तलाश करने लगा ताकि मैं उनसे पूछ सकूं कि कब तक मैं तलाक देता रहूँगा और शादियाँ करता रहूँगा। कई महीने गुजरने के बाद जब मुझे बाबा जी के ठिकाने के बारे में पता चला, मैं आनंद हुआ और वहाँ पहुँच गया। वहाँ पहुँचा तो जैसे बेजान सा होकर ज़मीन पर गिर गया। एक दिन आराम करने के बाद अगले दिन बाबा जी ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं बाबा जी से कहा कि बाबा जी, अब थकने लगा हूँ, मैं कब तक लोगों की बातें सुनता रहूँगा। मुझे बता दें, मुझे और कितनी शादियाँ करनी पड़ेंगी ताकि मैं एक ही दफ़ा शादी करके चैन की ज़िंदगी गुजार सकूँ। बाबा जी मेरी बात सुनकर मुस्कुराए और बोला, बेटा, तब तक तुम शादियाँ करते रहोगे, तलाक देते रहोगे, जब तक तुम्हें ऐसी लड़की नहीं मिल जाती जो तुम्हारे ख़ानदान को वारिस पैदा करने वाली हो। बाबा जी की बातें सुनकर मैं चला गया और बोला, उसकी कोई ख़ास निशानी बता दें ताकि मैं अपनी तलाश जारी रख सकूं। फिर बाबा जी ने कहा, उसे देखकर जो सबसे पहले तुम्हारे दिल में ख्याल आएगा वह यह होगा कि इसके बाद मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूँगा। यही थी जिसकी तुम्हें तलाश थी। और जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरे दिल ने यही कहा कि तुम वही लड़की हो जो मेरी पत्नी बनोगी। यूं ही मैं तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाया और हमारी शादी हो गई। अपने पति की सारी बात सुनकर भी कुछ था जो मुझे खटक रहा था, क्योंकि जब शादी की रात मेरा पति मुझे देखने के बाद अस्पताल ले गया था तो वहाँ जाकर उसने कहा था, जिसकी मुझे अब तक तलाश थी वह तुम हो। तो कुछ देर चुप रहने के बाद मैं लगे हाथों यह बात भी पूछने का इरादा किया और कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूं कि यही बात सच है, जबकि हर लड़की को शादी की रात तो तुम तलाक दे देते थे और मुझे लेकर अस्पताल चले गए। यह अस्पताल वाला क्या राज है और इससे कब पर्दा उठाने का इरादा है? मेरी बात सुनकर मेरा पति बोला, सारे राज आज ही जान लोगे तो कुछ कल के लिए भी रहने दो। मगर मैंने सोचा आज यह राज ना पूछ सकी तो शायद कभी ना पूछ पाऊंगी, इसलिए आज ही पूछने का इरादा कर लिया। मुझे लगा था मेरा पति मेरा चेकअप करवाने के लिए ले गया था ताकि वह जान सके कि मैं कुंवारी हूँ या नहीं, पर यह बात शक के बिना पर इस पर टोक नहीं कर सकती थी। जब तक इसके मुंह से सुन ना लेती मैं मजबूर थी और एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी जिसको मेरे कैरेक्टर पर पहले दिन से ही शक हो। बेशक मैं अपने मंगेतर को पसंद करती थी, मगर मेरी मंगनी भी हो रखी थी। मैंने या पीस ने कभी भी अपनी हदें पार करने की कोशिश नहीं की थी। फिर कैसे मैं इतनी बड़ी बात बर्दाश्त कर लेती? अगर मैं शरीफ नहीं होती थी क्या मुझे अभी तक तलाक मिल चुका होता? यह बातें मेरे सर पर हथौड़े की तरह लग रही थी। एक तरफ मेरा पति था जो शादी की पहली रात मुझे अस्पताल ले गया था और दूसरी तरफ मेरा मंगेतर था जिसे मैं अपनी मजबूरी के आगे कुछ नहीं समझा था और शादी के लिए हाँ कर दी। यही बातें सोचकर मेरे आंसू बहने लगे। तब मेरे पति ने बड़ी बेरहमी से मेरे आंसू साफ किए और कहा, जानना चाहती हो और आज क्या था? तो देखो अपनी बाईं कलाई पर जो निशान बना हुआ है वही राज है, जिसे देखकर मैं चौंक गया था और तुम्हें लेकर हॉस्पिटल चला गया था कि पता लगा सकूं यह असली है या मुझे ख्वाब लग रहा था, क्योंकि बाबा जी ने दूसरी निशानी यही बताई थी कि उस लड़की कलाई और कमर पर निशान होना चाहिए। कमर पर निशान होगा, इसलिए मैं अस्पताल ले गया था कि लेडी डॉक्टर देख ले और मुझे पता करना था कि तुम्हारी कमर पर निशान है भी या नहीं। जब इस डॉक्टर ने बताया कि तुम वही लड़की हो तो मैं खुश हो गया। मेरी शादी ऐसी लड़की से होना मेरे सब्र का फल था और जिन लड़कियों को मैं तलाक देता था वह सब कुंवारी नहीं होती थी। बस मैं उनकी कलाई को देखता था और उन्हें तलाक दे देता था। अपने पति की बात सुनकर मैं उनकी आंखों में देखा, वहाँ लिखी सच्चाई देखकर मैंने नई ज़िंदगी शुरुआत करने का इरादा कर लिया। फिर मेरा पति बोला, एक बात तो तुमने पूछी ही नहीं। मैं सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखने लगी। तब मेरा पति बोला, मैं जान चुका था तुम मेरा पीछा कर रही हो और मैं चाहता था कि तुम सब अपनी आंखों से देख लो, मगर तुम सब कुछ देखे ही बगैर वहाँ से वापस आ गई। तुम्हारा मंगेतर पीयूष ने मुझसे रकम ली थी। उसका कहना था कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं शालिनी का पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम जिसकी मोहब्बत के दावे करती थी वह तो लालची निकला। मैंने उसे पैसे दिए और उसने तुम्हारी मोहब्बत उन पैसों के आगे मुझे बेच दी। अगर मैं उसे पैसे ना देता तो वह तुम्हें बार बार परेशान करके वापस करने की धमकी दे रहा था। मैं चाहता तो उसे उसकी बहुत अच्छा जवाब दे सकता था, मगर अपने माँ बाप का इकलौता बेटा समझकर मैंने उसे माफ़ कर दिया। अब वह यह सुनकर मैं अपनी किस्मत पर शुक्रगुजार भेजने लगी। मुझे मेरी किस्मत पर पीयूष जैसे लालची इंसान से बचा लिया और मुखिया जी जैसे शरीफ इंसान की पत्नी बना दिया। मुझे अपना पति दुनिया के सारे मर्दों से अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसने मेरे माँ बाप को रहने के लिए अच्छा घर और रुपया पैसा दिया था। उसके साथ अपनी
ज़िंदगी गुजारने में कुछ बुराई नहीं थी। मैं अपने नसीब पर राज़ी थी और अपने पति के साथ खुश भी थी। कुछ ही दिनों के बाद मेरी दूसरी बहनों की भी अच्छी जगह शादियाँ हो गई थी और मैं अभी अपने बच्चों और पति के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। रही बात पीयूष की, तो उसे तो मैं भूल चुकी थी। अब हमारी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून था। शायद कुदरत ने हमें ऐसे ही मिलाना था। पर मैं आज उस एक फ़ैसले पर बहुत खुश थी, क्योंकि उस एक फ़ैसले ने मेरी और मेरे पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल दी थी।